नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो हमें जीवन के शायद सबसे गहरे सवाल के करीब ले जाएगा। जीवन का अर्थ क्या है और मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी इसे कैसे पाया जा सकता है। हाँ, और आज हमारी चर्चा का आधार है विश्व प्रसिद्ध मनोचिकित्सक विक्टर फ्रैंकल की वो बहुत ही शक्तिशाली किताब मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। बिल्कुल, जिसमें उन्होंने अपने अनुभव और जो विचार है वो साझा किए हैं। और देखिए, ये सिर्फ एक किताब का विश्लेषण नहीं होगा। हम कोशिश करेंगे उन असाधारण परिस्थितियों को समझने की जिनसे फ्रैंकल गुजरे, और कैसे उन अनुभवों से उन्होंने एक ऐसा दर्शन, एक ऐसी सोच विकसित की जो आज भी लाखों लोगों को रास्ता दिखा रही है। हाँ, हमारा मकसद है उन विचारों की तह तक जाना और देखना कि वो हमारी अपनी जिंदगी में आज के समय में कैसे रोशनी डाल सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे फ्रैंकल के उन कंसंट्रेशन कैंप के उन दहला देने वाले अनुभवों की। हाँ। समझेंगे कि कैसे असहनीय पीड़ा में भी अर्थ की एक किरण ढूंढी जा सकती है। और उनकी जो लोगोथेरेपी की अवधारणा है उसे भी थोड़ा खोलेंगे, परत दर परत। बिल्कुल। और जानेंगे कि ये सब आज की इस भाग दौड़ भरी और कभी-कभी थोड़ी दिशाहीन सी लगने वाली जिंदगी में हमारे लिए क्यों इतना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रैंकल की अपनी कहानी से। विक्टर फ्रैंकल ऑस्ट्रिया के एक जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट थे, यहूदी थे। हाँ, और द्वितीय विश्व युद्ध की जो त्रासदी थी वो उन पर भी कहर बनकर टूटी। नाजी शासन ने उन्हें गिरफ्तार किया और कई साल उन्हें अलग अलग कंसंट्रेशन कैंप्स की अमानवीय यातनाएं झेलनी पड़ी। और इस दौरान उन्होंने अपना लगभग पूरा परिवार खो दिया। उनकी गर्भवती पत्नी, माता-पिता, भाई, सब। कैंप की जिंदगी, उसकी कल्पना करना भी कितना मुश्किल है ना। वो हड्डियों तक गला देने वाली ठंड, लगातार भूख का एहसास, रोज का अपमान, क्रूरता और मौत का साया तो जैसे हर पल मंडराता रहता था। ऐसी जगह पर इंसान का शारीरिक और मानसिक रूप से टूट जाना, वो तो बहुत स्वाभाविक लगता है। सामने आती है। उन्होंने कैंप में रहते हुए बहुत बारीकी से अपने साथी कैदियों को देखा, उनका निरीक्षण किया। अच्छा, क्या देखा उन्होंने? उन्होंने पाया कि जिन कैदियों के मन में जीने की कोई वजह बची थी, कोई मकसद, कोई क्यों, उनके उन भयानक हालातों में भी जीवित रहने की संभावना उन लोगों से कहीं ज्यादा थी जिन्होंने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। मतलब जिनके पास कोई क्यों था। हाँ, बिल्कुल। और ये क्यों कुछ भी हो सकता था, जैसे किसी के लिए अपने बिछड़े हुए प्रियजन से दोबारा मिलने की एक उम्मीद, किसी के लिए अपना कोई अधूरा काम पूरा करने की इच्छा, कोई किताब लिखनी थी, कोई रिसर्च पूरी करनी थी। जैसे फ्रैंकल खुद अपनी वो पांडुलिपि जो उनसे छीन ली गई थी उसे फिर से लिखना चाहते थे। हाँ, बिल्कुल वही। उस सपने ने उन्हें थामे रखा। ये बात नीचे के उस मशहूर कथन को सच साबित करती है, जिसके पास जीने का क्यों हो, वो लगभग हर कैसे को सह सकता है। वाह। एक उद्देश्य का होना, भविष्य की चाहे कितनी भी धुंधली सी तस्वीर क्यों ना हो, वो भी उस नरक में टिके रहने की एक अंदरूनी ताकत दे रही थी। ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है कि मन की शक्ति शरीर को इस हद तक थाम सकती है। हाँ, और इसी से जुड़ा है फ्रैंकल का एक और बहुत महत्वपूर्ण विचार, आंतरिक स्वतंत्रता का। है ना? बिल्कुल। उन्होंने महसूस किया कि बाहरी दुनिया, बाहरी हालात, चाहे जितने भी बेरहम हो, काबू से बाहर हो, एक चीज हमेशा इंसान के अपने हाथ में रहती है। क्या? वो है उन मुश्किल परिस्थितियों के प्रति अपना नजरिया, अपना रवैया चुनने की आजादी। अच्छा, मतलब गार्ड्स उन्हें तकलीफ दे सकते थे, उनके कपड़े छीन सकते थे, उनका नाम छीनकर एक नंबर दे सकते थे। हाँ, ये सब कर सकते थे, लेकिन वे ये तय नहीं कर सकते थे कि फ्रैंकल अपने मन में क्या सोचेंगे, कैसा महसूस करेंगे। हर स्थिति और हमारी जो प्रतिक्रिया होती है उसके बीच एक छोटा सा फासला होता है, एक स्पेस। हाँ, और उसी स्पेस में हमारी शक्ति है चुनने की शक्ति। चुनने की शक्ति कि आप नफरत चुनते हैं या माफी। बिल्कुल। या जैसे गार्ड्स के अमानवीय व्यवहार के जवाब में नफरत चुनना है, या शायद दया और माफी का भाव रखना है। और जैसे भूख लगने पर सिर्फ अपनी तकलीफ पर ध्यान देना है, या फिर अपनी पत्नी के साथ बिताए खूबसूरत पलों को याद करके मन को संभालना है। हाँ, ये चुनाव करने की जो क्षमता है, वही तो इंसान होने का असली मतलब है, उसकी गरिमा का सबूत है। और यहीं से बात शायद पीड़ा के अर्थ पर आती है, क्योंकि पीड़ा तो थी ही। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, फ्रैंकल का ये कहना बिल्कुल नहीं था कि पीड़ा अच्छी चीज है या उसे जानबूझकर गले लगाना चाहिए। नहीं, वो इसे जीवन की एक कड़वी सच्चाई मानते थे,
एक ऐसा हिस्सा जिसे कई बार टाला नहीं जा सकता। तो फिर महत्वपूर्ण क्या है? अहम सवाल ये नहीं है कि हम कष्ट झेल रहे हैं या नहीं, बल्कि ये है कि हम उस कष्ट का सामना कैसे कर रहे हैं। फ्रैंकल के अनुसार अगर पीड़ा को बिना किसी उद्देश्य के, सिर्फ ये मानकर के किस्मत खराब है, झेला जाए तो वो इंसान को तोड़ देती है। लेकिन अगर उसी पीड़ा को साहस के साथ, गरिमा के साथ और किसी बड़े मकसद को ध्यान में रखते हुए अपनाया जाए तो वो व्यर्थ नहीं जाती। अच्छा। वो हमें बदल सकती है, हमें और गहरा बना सकती है और हमारे जीवन को एक अप्रत्याशित अर्थ दे सकती है। तो मतलब पीड़ा को झेलने का हमारा रवैया वही उसे सार्थकता या निरर्थकता देता है। बिल्कुल सही। एग्जैक्टली। फ्रैंकल के ये जो अनुभव थे और ये जो पीड़ा में अर्थ खोजने के विचार थे, इसी ने उनकी मनोचिकित्सा पद्धति लोगोथेरेपी की नींव रखी है ना? हाँ, बिल्कुल। चलिए जरा इसे समझते हैं। ये लोगोथेरेपी आखिर है क्या, और ये जो पारंपरिक साइकोथेरेपी है उससे कैसे अलग है? हाँ, ये समझना बड़ा दिलचस्प है। देखिए, लोगोस एक यूनानी शब्द है जिसका मतलब होता है अर्थ या मीनिंग। जी। तो लोगोथेरेपी मूल रूप से अर्थ केंद्रित थेरेपी है, मीनिंग सेंटर थेरेपी। अच्छा। तो ये फ्रॉइड और एडलर से कैसे अलग हुई? हाँ, देखिए, जहां सिगमंड फ्रॉइड ने माना कि मनुष्य की जो बुनियादी प्रेरणा है वो सुख की तलाश है, प्लेजर प्रिंसिपल, और एल्फ्रेड एडलर ने शक्ति पाने की इच्छा को, विल टू पावर को केंद्रीय माना। वहीं फ्रैंकल का मानना था कि इंसान की सबसे गहरी, सबसे अंदरूनी जो ताड़ना है वो है अर्थ की खोज, द विल टू मीनिंग। विल टू मीनिंग, अर्थ की खोज। हाँ, हम सब स्वाभाविक रूप से ये जानना चाहते हैं कि हमारे जीवन का कोई मतलब है, कोई उद्देश्य है। और जब ये अर्थ की इच्छा पूरी नहीं होती तो इंसान एक तरह के आंतरिक खालीपन का शिकार हो जाता है। खालीपन। हाँ, जिसे फ्रैंकल ने अस्तित्वगत शून्य कहा है, एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम। और ये खालीपन उनके अनुसार कई मानसिक समस्याओं की जड़ बन सकता है। तो सवाल फिर वही आता है कि ये अर्थ, ये मकसद मिलेगा कहाँ? क्या फ्रैंकल ने इसके लिए कोई रास्ता बताया, कोई दिशा निर्देश दिए? हाँ, बिल्कुल। फ्रैंकल ने जीवन में अर्थ पाने के 3 मुख्य रास्ते सुझाए हैं, जो उनके अपने अवलोकनों और अनुभवों पर आधारित हैं। अच्छा, क्या है वो रास्ते? पहला रास्ता है कोई काम करके या कुछ रचकर, मतलब क्रिएटिव वैल्यूज। जब हम किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, कुछ नया बनाते हैं, किसी लक्ष्य को हासिल करते हैं या दूसरों की सेवा करते हैं, तो हमें एक सार्थकता का अनुभव होता है। जैसे एक कलाकार के लिए उसकी कला हो सकती है, एक वैज्ञानिक के लिए उसकी खोज, एक टीचर के लिए उसके छात्र, या किसी के लिए भी पूरी लगन से किया गया कोई भी काम। अच्छा, मतलब अपने काम में ही एक बड़ा उद्देश्य ढूंढ लेना। बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरा रास्ता है कुछ अनुभव करके या किसी से प्रेम करके, एक्सपीरियंशियल वैल्यूज। अनुभव करके मतलब? इसका मतलब है दुनिया की सुंदरता को महसूस करना, जैसे प्रकृति का सौंदर्य या कला, संगीत का जादू। और इससे भी गहरा है किसी दूसरे इंसान को उसके असली रूप में जानना और उससे गहरा प्रेम करना, ये किसी का प्रेम पाना। प्रेम? हाँ, फ्रैंकल मानते थे कि प्रेम में किसी व्यक्ति की संभावनाओं को देखने की और उसे उन तक पहुंचने में मदद करने की एक अद्भुत शक्ति होती है। जैसे कैंप में भी अपनी पत्नी की छवि और उसके प्रेम की याद ने उन्हें कई बार टूटने से बचाया था। हाँ, बिल्कुल। वो यादें उनके लिए एक बड़ा सहारा थी। और तीसरा रास्ता, वो शायद सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। हाँ, तीसरा रास्ता है परिस्थितियों के प्रति अपना रवैया चुनकर, एटीट्यूडनल वैल्यूज। और ये तब ज्यादा मायने रखता है जब हम ऐसी मुश्किलों का सामना कर रहे हो जिन्हें हम बदल नहीं सकते। जैसे कोई लाइलाज बीमारी हो, किसी अपने की मृत्यु हो जाए, या फ्रैंकल के लिए जैसे कंसंट्रेशन कैंप की वो वास्तविकता थी। ऐसी स्थिति में तो लगता है सब कुछ हाथ से निकल गया। हाँ, बाहरी नियंत्रण जब शून्य हो जाता है तब हमारे पास सिर्फ एक ही चुनाव बचता है। हम इस तकलीफ का सामना किस तरह करेंगे? क्या हम हार मान लेंगे, कड़वाहट से भर जाएंगे, या फिर हम साहस, गरिमा और एक तरह की आंतरिक शांति के साथ इसे झेलेंगे? फ्रैंकल का कहना है कि यही रवैया, यही चुनाव हमारे दुख को भी एक गहरा अर्थ दे सकता है। यहाँ अर्थ हमारी परिस्थितियों से नहीं आता, बल्कि हमारी प्रतिक्रिया से पैदा होता है। बिल्कुल, हमारी प्रतिक्रिया से। और यहीं पे फ्रैंकल के विचार आज के समय में इतने ज्यादा रेलेवेंट, इतने प्रासंगिक हो जाते हैं, है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ देखिए भौतिक सुख सुविधाएं तो शायद पहले से कहीं ज्यादा हैं। हाँ, तकनीक ने जीवन को आसान भी बनाया है, लेकिन फिर भी लोगों में एक अजीब सा खालीपन है, बेचैनी है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, अकेलापन, ये सब बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्यों लगता है आपको? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और शायद इसका जवाब फ्रैंकल के विचारों में ही छिपा है।
शायद इसलिए कि बाहरी सफलता और सुख सुविधाएं उस अस्तित्वगत शून्य को नहीं भर सकती जिसकी बात फ्रैंकल करते हैं। लोग अक्सर खुशी के पीछे भागते हैं ना, लेकिन शायद वे गलत जगह तलाश कर रहे हैं। गलत जगह? हाँ, फ्रैंकल का संदेश हमें यही याद दिलाता है कि जीवन में जो असली संतुष्टि है वो बाहरी चीजों से नहीं आती, वो आंतरिक अर्थ से आती है। और ये अर्थ हमें तब मिलता है जब हम अपने से बड़ी किसी चीज से जुड़ते हैं। अपने से बड़ी किसी चीज से? अच्छा, इसे हम आज की जिंदगी के अलग अलग पहलुओं से कैसे जोड़ सकते हैं, जैसे करियर या काम को ही लें? हाँ, देखिए, आजकल बहुत से लोग अपने काम को सिर्फ पैसा कमाने का या कोई पद पाने का जरिया मानते हैं। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। और नतीजा, वे जल्दी ऊब जाते हैं, तनाव महसूस करते हैं, या जिसे आजकल बर्नआउट कहते हैं, उसका शिकार हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई अपने काम में एक बड़ा उद्देश्य देखता है, चाहे वो दूसरों की मदद करना हो, समाज में कोई अच्छा बदलाव लाना हो, या बस अपने काम को पूरी ईमानदारी और उत्कृष्टता से करना हो, तो वही काम एक बोझ की बजाय ऊर्जा का और एक गहरे संतोष का स्रोत बन सकता है। मतलब काम सिर्फ नौकरी नहीं रहता, एक मिशन बन जाता है। हाँ, बिल्कुल, एक मिशन, एक उद्देश्य। और रिश्तों के बारे में क्या? आपने प्रेम का जिक्र किया था, फ्रैंकल ने उसे इतना महत्व दिया। हाँ, बिल्कुल, प्रेम और जो गहरे मानवीय रिश्ते होते हैं वो अर्थ का एक बहुत शक्तिशाली स्रोत हैं। आज के समय में जहाँ रिश्ते अक्सर थोड़े सतही और क्षणिक होते जा रहे हैं, हाँ, ये तो है। फ्रैंकल हमें याद दिलाते हैं कि किसी दूसरे इंसान के प्रति सच्ची प्रतिबद्धता, उसके अच्छे बुरे में साथ देना, एक दूसरे को बेहतर इंसान बनने में मदद करना, ये सब जीवन को एक मजबूत सहारा और गहरा अर्थ देता है। और ये सिर्फ रोमांटिक प्रेम तक सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें परिवार, दोस्ती, अपना समुदाय, हर तरह के गहरे मानवीय संबंध शामिल हैं। और जब जीवन में मुश्किलें आती हैं, जैसे बीमारी, कोई नुकसान, असफलता, तब फ्रैंकल की सोच कैसे मददगार हो सकती है? यहीं पर फ्रैंकल का वो तीसरा रास्ता, यानी रवैया चुनने की आजादी, सबसे ज्यादा काम आता है। देखिए, जीवन में कठिनाइयां तो आएंगी ही, ये तो तय है। सवाल यह है कि हम उनका सामना कैसे करते हैं। हाँ। क्या हम उन्हें सिर्फ एक त्रासदी मानकर बिखर जाते हैं, या हम फ्रैंकल की तरह पूछते हैं, अच्छा, इस अनुभव से मैं क्या सीख सकता हूँ? क्या ये मुझे अंदर से और मजबूत बना सकता है? क्या मैं अपनी इस पीड़ा को किसी सकारात्मक चीज में बदल सकता हूँ, शायद दूसरों की मदद करके या उनके लिए एक मिसाल बनकर? अच्छा, तो मुश्किलों को इस नजरिए से देखना। हाँ, जब हम मुश्किलों को इस नजरिए से देखते हैं तो वो भी विकास और अर्थ खोजने का एक अप्रत्याशित अवसर बन सकती हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो फ्रैंकल के जीवन और उनके विचारों से निकले मुख्य सबक क्या होंगे? क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कुछ मुख्य बातें हैं जो बार बार सामने आती हैं। पहली, जीवन में एक स्पष्ट उद्देश्य या मकसद का होना, वो हमें मुश्किल से मुश्किल हालात में भी टिके रहने की एक असाधारण शक्ति देता है। हाँ, वो क्यों वाली बात। बिल्कुल। दूसरी, हमारी बाहरी परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, उनके प्रति अपना रवैया चुनने की जो अंतिम स्वतंत्रता है वो हमेशा हमारे पास होती है। आंतरिक स्वतंत्रता। हाँ, यही हमारी मानवीय गरिमा का सार है। तीसरी बात, पीड़ा जीवन का हिस्सा है, उसे भागने के बजाय हमें उसमें अर्थ खोजने की कोशिश करनी चाहिए, और ये अर्थ अक्सर हमारे रवैये से तय होता है। सही। चौथी, प्रेम और गहरे मानवीय संबंध ये जीवन में अर्थ के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से हैं। और शायद सबसे अहम बात कि खुशी अपने आप में लक्ष्य नहीं है। अच्छा। हाँ, वो एक अर्थपूर्ण जीवन जीने का एक स्वाभाविक परिणाम है, एक बाई प्रोडक्ट है। ये आखिरी बात बहुत गहरी है। मतलब खुशी के पीछे भागने की बजाय हमें अर्थ खोजने पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। फ्रैंकल इसे सेल्फ ट्रांसेंडेंस कहते हैं, मतलब अपने आप से परे किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करना। जब हम किसी उद्देश्य के प्रति, किसी काम के प्रति, किसी प्रियजन के प्रति या किसी मूल्य के प्रति खुद को समर्पित करते हैं तो खुशी हमें अक्सर ढूंढ ही लेती है। उसे सीधे पकड़ने की कोशिश बेकार है। हाँ, अक्सर नाकाम रहती है। लेकिन अर्थपूर्ण जीवन जीते हुए वो अक्सर एक सुखद सह उत्पाद के रूप में मिल ही जाती है। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि विक्टर फ्रैंकल की किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन कैंप की एक दर्दनाक कहानी भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मानव आत्मा की जो अदम्य शक्ति है उसकी कहानी है। हाँ। यह हमें बताती है कि घोर अंधकार और निराशा के बीच भी मनुष्य अर्थ की तलाश कर सकता है, और यही तलाश उसे जीने की वजह और हिम्मत देती है। सही कहा। आज की इस तेज रफ्तार, थोड़ी अनिश्चित और कभी-कभी भ्रमित करने वाली दुनिया में फ्रैंकल का ये संदेश न सिर्फ प्रासंगिक है बल्कि शायद पहले से कई ज्यादा जरूरी भी।
बिल्कुल। और अंत में फ्रैंकल हमें एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या सवाल है वो? वे कहते हैं कि हमें जीवन से ये पूछना बंद कर देना चाहिए कि हम जीवन से क्या उम्मीद करते हैं। इसके बजाय हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि जीवन हमसे क्या उम्मीद करता है, जीवन हमसे क्या चाहता है। जीवन हमसे क्या चाहता है? हाँ, ये सवाल हमें हमारी जो अनूठी जिम्मेदारियां हैं, हमारे कर्तव्य हैं और वो खास योगदान जो शायद सिर्फ हम ही इस दुनिया को दे सकते हैं, उसकी ओर इशारा करता है। शायद इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करना ही एक अर्थपूर्ण जीवन की ओर पहला कदम है।